नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा में एक से बढ़कर एक राजनेता हुए हैं, लेकिन उन सब में जो चौधरी देवीलाल जो स्थान पाते हैं, शायद ही वो अन्य किसी राजनेता के लिए बनता है। न केवल हरियाणा प्रदेश के, बल्कि पूरी देश दुनिया के एक ऐसे जननायक के रूप में उन्हें जाना जाता है कि उन जैसे नेता विरले ही होते हैं। उनके जो काम हैं, जिस तरीके की राजनीति की, वाकई में वो श्रेणी में आते हैं जो उनका जिक्र होता है। तो आज सतपाल पहलवान हमारे साथ हैं। चौधरी देवीलाल के साथ भी इन्होंने काम कर रखा है, काफ़ी सारी बातें हैं वो इन्हें पता है। और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण और इतिहास का एक सबसे अहम किस्सा है। 91 में मुंबई में अधिवेशन हुआ था चौपाटी में, और उसमें देश के बड़े बड़े उस दौर के सारे राजनेता आए हुए थे। चंद्रशेखर, जो कि बाद में प्रधानमंत्री भी बने, वो भी आए हुए थे। और चौधरी देवीलाल और जो उनके कार्यकर्ता थे वो हरियाणा से हैं। उस वक्त गए थे मुंबई, और स्पेशल रेलगाड़ी है वो यहाँ से गई थी चौधरी देवीलाल के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की। पहलवान जी भी उसमें से उस वक्त नौजवान थे, मुंबई गए थे। तो आज उस ऐतिहासिक जो अधिवेशन हुआ था चौधरी देवीलाल जी का, उसमें आपको कितने बड़े कद के वो नेता थे, कितना रुतबा था पूरे देश भर में, वो भी आपको जानने को इससे पता चलेगा। पहलवान जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत, आपके तमाम व्यूअर साथियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम। मैंने जैसे कहा कि चौधरी देवीलाल सरीखे विरले ही राजनेता हुए हैं पूरे देश में, दुनिया में से बात करें। एक 91 का पहलवान जी मुंबई में अधिवेशन हुआ था और बड़ा ऐतिहासिक वो है, तो इसके बारे में बताइए कि किस तरह यहाँ से आप लोग गए थे, क्या हुआ था खास अधिवेशन में उस दरमियान। आज तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हरियाणा में किसी नेता के पीछे बम्बई तक पूरी गाड़ी भर के कोई चला जाए। इतना बड़ा राजनेता मुझे आज के वक्त में हरियाणा में कोई शायद दिखाई देता नहीं। प्रवीण जी, आपने एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन डाल दिए। आपने ये बात कही कि चौधरी देवीलाल बहुत बड़े नेता थे। ये केवल आप नहीं कह रहे, इतिहास इस बात का गवाह है कि एक हरियाणा प्रदेश के छोटे से गांव डबवाड़ी के चौटाला गांव से निकल करके और पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा दे करके और बदलाव की तरफ अग्रसर करने में सबसे अग्रणी अगर किसी को कोई शख्सियत थी तो वो चौधरी देवीलाल थे। वो ना केवल महान नेता थे, बल्कि वो एक सोशल इंजीनियरिंग के ज्ञाता भी बहुत पूर्ण थे। उन्होंने अनेक इतने काम करे जो आदमी दिमाग में भी नहीं सोच सकता। प्रवीण जी, हमारा आप तो इस बात के, आज की जो हमारी भावी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो तो इस बात को ये मानेंगे कि ऐसा भी होता था क्या। चौधरी देवीलाल एक छोटे से गांव में पैदा हुए और जीवन पर्यंत उन्होंने निज हित की राजनीति नहीं करी। प्रवीण जी, सबसे जो बेस्ट बात थी, ना उन्होंने कभी कास्टिज्म की राजनीति करी, ना उन्होंने कभी निज हित की राजनीति करी, बल्कि उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत, आखिरी सांस भी उनका रहा ना, उस टाइम तक भी चौधरी देवीलाल किसान, दलित, कमेरे, गरीब, मजदूर की लड़ाई, ओलावृष्टि हो गई थी, चौधरी देवीलाल अंतिम दौर में थे अपने जीवन के में, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मिलने गए थे। हालचाल पूछने के लिए जब गए तो चौधरी देवीलाल जी ने सबसे पहले ये पूछा था कि हरियाणा प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, कितनी ओलावृष्टि हुई। तो चौटाला साहब ने कहा कि जी अच्छी होगी। बोला किसान का दर्द समझना होगा आपको। इशारों में बहुत कुछ कह दिया और उसका मुआवजा फिर हरियाणा सरकार ने दिया। चौधरी देवीलाल जी का लंबा संघर्ष रहा। पर जो वो ये नहीं देखते थे कि भाई मेरे को नेता बनना है, वो केवल एक समाज सेवी बनकर फिर जनसेवक बने, देश के जननायक बने। उनकी जो खूबियां थी ना, उनके राज अनेक बार टूटे। आज किसी का राज एक बार हाथ से छूट जाता है, सांस चढ़ जाते हैं। 1977 में हम 13-14 साल के थे, चौधरी देवीलाल जी की सरकार बनी और उसमें अनेक जनहितकारी फैसले लिए गए। मैं खास करके अपने ज़िले के ऊपर प्रकाश डाल कर बताऊँगा, बाकी बाद में बताऊँगा। हमारे यहाँ एक नदी आती थी साबी, राजस्थान की अलवर की तरफ से,
और अपने शिलानी का जो ये बांध है डांसा बॉर्डर तक, ये चोई देवीलाल की देन है, क्योंकि पूरा इलाका तबाह हो जाता था। इवन आज तो घर घर टॉयलेट होगी, अगर वो हालात हो तो फिर आदमी बाहर भी नहीं घूम सकता। इस किस्म के हालात हो जाया करते 1-2 महीने के करीब। अगर पानी इतना आता था, और फिर ये देखा कि भाई ये इस बात से नहीं बनी, तो उन्होंने खुद अपने सिर पर टोकरी रखकर डांसा, उसमें उनका फोटो होगा, आप देख लेना, मुख्यमंत्री होते हुए अपने सिर के ऊपर मिट्टी की टोकरी रख करके, और उस डांसा बांध, उसको मसानी बांध को बंधवाने का। एक मसानी बांध है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, दारूहेड़ा के आसपास बंधा हुआ। अच्छा। जब से वो हुआ तब से किसानों को आराम मिला है, नहीं तो यहाँ समय बाढ़ आती थी। और ये सोच कोई आदमी सोच सकता है क्या? 77 में जब फ्लड आया तो अपने यहाँ किसानों के पास इतने साधन संपन्न तो थे नहीं, गांव में 1-2 ट्रैक्टर हुआ करता। चोई साहब ने मुख्यमंत्री होते हुए सोचा कि भाई ये तो मामला खराब होगा, किसान की बिजाई नहीं हो पाओगी। तो चोई साहब ने डेविड ब्राउन ट्रैक्टर, आजकल के बच्चे का तो उस ट्रैक्टर का भी नाम नहीं होगा, पता होगा, 18 डेक्स की है उस टाइम पर वो ट्रैक्टर खरीदा, डेविड ब्राउन चाइना से मंगवा करके पूरे हरियाणा प्रदेश की जमीन की जुताई करा दी डीजल में। क्या कोई सोच सकता है? इस प्रकार के चोई देवीलाल सड़क के ऊपर से चले जा रहे थे, और ये हमारे भाई हैं जो जिनको हम गाड़िया लोहार बोलते हैं, वो रुक गए वहाँ। रुक गए तो पूछा कि भाई ये बच्चे क्या करते हैं? बोला जी ये लो का काम करते हैं हम तो सारे। बोला इनको पढ़ाओ। बोला जी ये जाते नहीं। बोला इनको बताओ अगर ये स्कूल में जाएंगे तो इनको 1 रुपया रोज मिलेगा। तो आकर्षित हुए बच्चे। पहले गांव के अंदर चुपाड़ गांव के लोग बनाया करते, चंदा इकट्ठा करके सर्व समाज इकट्ठा होकर अपनी चुपाड़ बना लेता। तो सबसे पहली पॉलिसी जो मैचिंग ग्रांट की चलाई वो चोई देवीलाल ने चलाई थी। इतने ही पैसे गांव इकट्ठे कर लो और इतने ही पैसे सरकार देगी। गांव अगर 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लेता तो 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिल जाते, वो काम चल जाएगा। तो चोई देवीलाल जी के तो प्रवीण जी इतने अनेक किस्से हैं, अगर आप उस बात तक, आज के राजनेता तो उस बात को सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ तो थोड़ा जमाना परिवर्तनशील हो गया। कोई जच्चा बच्चा के लिए भी पैसे का इंतजाम किया है क्या? सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल जी ने गरीब आदमियों के लिए, दलित भाइयों के लिए, जितने भी जो गरीब तबके के लोग थे, उनको अगर किसी घर में बच्चा पैदा होता था तो उसके जाप्पे का भी इंतजाम चौधरी देवीलाल जी ने किया था। आज का आदमी तो इस बात को सोच भी नहीं सकते। जो बच्चे देखेंगे वो यूं भी कहेंगे प्रधान जी की ये कहने लग रही, लेकिन ये फैक्ट था। अनेक जो बैकवर्ड की हरिजन की नंबरदारी थी वो चोई देवीलाल ने शुरू की। अनेक इस प्रकार के फैसले थे जन कल्याणकारी, अगर जो वो लेते ही चले गए। और फिर जो बात हम कर रहे थे इनकी चौपाड़ों की, चोई साहब ने अलग से व्यवस्था करवाई। हरिजन बैकवर्ड की चौपालों की व्यवस्था हरियाणा सरकार के माध्यम से चोई देवीलाल ने गांव-गांव तक जाकर करी। तो चोई देवीलाल तो ऐसे व्यक्ति थे कि जिनका संघर्षमय ही जीवन रहा है। उन्होंने कभी सत्ता का सुख भोगने की कोशिश नहीं करी। राज को तो वो ये मान्या करते कि मेरे को सिर्फ सेवा करनी है, चाहे मैं अपोजिशन में रहकर हूँ। कोई आदमी सोच सकता है क्या? सरकार में जैसे पहले सड़क के किनारे पेड़ होते थे, नहर के किनारे पेड़ थे, पहली बार चौधरी देवीलाल ने किसान का उसमात दाग देने का काम किया था, क्योंकि किसान की फसल खराब होती थी। कौन आदमी सोच सकता है इस बात को? वो चोई देवीलाल की देन थी। रेडियो था, ट्रैक्टर था, घड़ी थी, तम्बाकू, हर चीज पर टैक्स था। इवन साइकिल पे भी टोकन लगा करता। ये सारी चीजें एक मुश्त चोई देवीलाल। और सबसे बड़ी बात किसान की पहले अपना जैसे ढांसा बॉर्डर है, बादरगढ़ बॉर्डर है, या अपने खरकोदे साइड के जो बॉर्डर हैं, कोई भी हरियाणा का किसान अपने अनाज को दिल्ली की मंडी में बेच नहीं सकता था। चोरी छिपे तो ले जाओ, लेकिन उस अनाज को 1 नंबर में ले जाकर के नहीं बेच सकता। वो बॉर्डर तोड़ने का काम चौधरी देवीलाल ने किया। और उसके बाद किसानों का अनाज जो था वो दिल्ली बिकना शुरू हुआ, चाहे वो लॉरेंस रोड भी क्या, चाहे वो नजफगढ़ मंडी में भी क्या, या इवन और कोई सी मंडी में भी क्या। ये फैसला भी चोई देवीलाल का किसानों के हित में था। उन्होंने तो जीवन पर्यंत लास्ट स्टैंड तक भी जनहित के बारे में ही सोचा, निज हित के बारे में नहीं सोचा। अभी मैंने इतना लंबा संघर्ष किया है, मैं राज का आनंद ले लूँ, या और फिर इतनी बड़ी शख्सियत थे वो, पूरे हरियाणा प्रदेश को पैदल नापा उन्होंने। SYL के मुद्दे को उठाने वाले चौधरी देवीलाल थे।
राजीव लोंगोवाला जो समझौता हुआ उसके तहत उसका विरोध भजनलाल ने वो समझौता कराया था, उसका विरोध करने वाले जो थे वो चौधरी देवीलाल थे, और उसको लेकर के उन्होंने पदयात्रा करी। उसके बाद में इवन 77 में उनकी सरकार तोड़ दी गई थी, एमएलए चले गए थे। या हमारे ताऊजी होते थे बनारसी दास, वो भी इनकी पार्टी से बने थे। सालावास से हुकुम सिंह जी थे, वो भी चौधरी देवीलाल ने बनाए थे। लेकिन ये सत्ता के सुख में भजनलाल जी के साथ भाग्य सरकार चलिए नहीं। चौधरी देवीलाल जी ने तो फैसले इतने करे हैं प्रवीण जी कि आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। मुंबई का ये अधिवेशन का किस्सा क्या है? हर एक पार्टियां जो है वो अधिवेशन करती हैं, कोई अपनी स्टेट में कर लेता है, कोई लोकल हो तो वो अपने छोटी, अगर कोई सबसे छोटी पार्टी है 2 4 5 जिलों की तो वो अपने जिले के अनुसार कर लेते हैं। उस बात को लेकर के चौधरी देवीलाल ने पूरे, क्योंकि चौधरी देवीलाल केवल हरियाणा प्रदेश के नेता नहीं थे, चौधरी देवीलाल तो पूरे देश के इतने प्रमुख आदमी हो गए थे, चाहे वो बिहार में चले गए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चले गए, चाहे महाराष्ट्र में चले गए। और वो जो अधिवेशन था वो दिल्ली चंडीगढ़ ना रख करके चौधरी साहब ने मुंबई के अंदर रख दिया। अच्छा। और यहाँ से स्पेशल ट्रेन थी, चौधरी धीरपाल जी, चौधरी संपत सिंह जी, भागीराम जी, काफ़ी जो संपत सिंह जी आगे, तो काफ़ी जो हमारे उस टाइम के विधायक थे, पोजीशन में थे उस टाइम में, वो सब के सब बम्बई पहुंच रहे थे। तो उस अधिवेशन के दौरान, अधिवेशन खत्म होने के बाद हमने भी ये सोचा कि भाई क्यों ना बम्बई घूम के देखी जाए। तो हम एक प्रवीण जी टैक्सी में बैठ लिए। अच्छा। और उस टैक्सी में टैक्सी के ड्राइवर ने हमारे से पूछा कि भाई आपकी भाषा तो रोहतक की लगती है, हरियाणा से हो आप? मैं कहा। तो यात्रा करते करते बातचीत चलती रही। जब हम समुद्र के नज़दीक चले गए तो उस ड्राइवर ने एक ऐसा वाक्य करा जो आज तक मेरे ध्यान में। उन्होंने बोला आप हरियाणा के हो ना, तो आपको डूब कर मर जाना चाहिए, आपने चौधरी देवीलाल को चुनाव हरा दिया, जो एक अवतार पुरुष थे। ये उस टैक्सी ड्राइवर के वर्ड थे, महाराष्ट्र के, मुंबई के रहने वाले के। उन्होंने 2 आदमियों को कोर्ट किया था उस टाइम पे। एक तो खैरनार जी होते थे अपने IAS, बहुत ईमानदार ऑनेस्ट आदमी थे, महाराष्ट्र मुंबई में ही थे वो। तो वो बोले खैरनार सरीखे और चौधरी देवीलाल सरीखे आदमी, वो जिनने चुनाव हरा दिया ना, वो आदमी नहीं है, क्योंकि बोला ये इंसान नहीं है, ये अवतार पुरुष है। ये उसके वर्ड थे, मेरे नहीं थे। समुद्र में डूब के मर हाँ, बोला समुद्र में डूब के मर जाओ। फिर आपने क्या जवाब दिया? जवाब देने का कोई मौका ही नहीं था। जवाब क्या देते, आप बताओ क्या जवाब दें? खामोश। क्योंकि उस टाइम इतना करने के बाद, और जब एक नेता को चुनाव हरा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सेटबैक तो लगता है। जिस चौधरी देवीलाल ने पूरे देश को पलटा मार दिया, अकेले चले थे और कारवां बढ़ता गया। हिंदुस्तान की राजनीति को अगर आप देखोगे ना, 87 में भी इस किस्म के चौधरी देवीलाल ने एक फैसले करे, चौंकाने वाले फैसले होते थे। अधिवेशन में देश के और कौन कौन से नेता? अपने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, एक दिग्विजय जी होते थे महाराष्ट्र से, और बहुत अच्छी छवि के नेता थे। काफ़ी शायद नीतीश कुमार भी उसमें आए हुए थे, शरद यादव जी उसमें आए हुए थे। काफ़ी पूरे देश के जो लोग थे वो उस अधिवेशन के अंदर पहुंचे हुए थे। उसका और किस्सा बताइए। रैली कितने बजे शुरू हुई, कहाँ क्या कुछ हुआ, लोग आप रुके कैसे, खाने की कैसी व्यवस्था हुई? खाने की व्यवस्था सब पार्टी की तरफ से थी, और जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब आप जो पूछना चाह रहे हो उस बात पर ना जा करके मैं आपको ये बात बताऊंगा कि जो जैसे हम बॉम्बे उतरे, बॉम्बे उतर कर अपनी जहाँ स्थल था रुकने का वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद पहले ऑलरेडी पता ही था कि भाई हजारों कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेगा, तो खाने की व्यवस्था तो कोई भी पार्टी है वो अपनी तरफ से, फिर अदर स्टेट होगी तो करवाना ही पड़ता है। तो वो व्यवस्था होगी, और उस व्यवस्था के बाद वहीं फिर सोने साने का इंतजाम था, अपना आराम से रात व्यतीत करी। फिर सुबह बोला भाई घूम लो, बॉम्बे देख लो आप लोग, और बॉम्बे देखने चले गए। अगले दिन अधिवेशन शुरू हो गया, 3 दिन का अधिवेशन था। उसमें सब नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करे चौधरी देवीलाल के प्रति। उन्होंने आस्था जताई कि चौधरी साहब आपने आगे खड़ा होना पड़ेगा, और इस देश को आप जितना भी विपक्ष का नेतृत्व है उसका आप लीड करो। आप लोगों के लिए क्या हैरानी का वाक्य था कि मुंबई का एक टैक्सी ड्राइवर भी चौधरी देवीलाल को जानता है, और उनकी हार या जीत से भी उसे भी फर्क पड़ा? आप लोग हैरान थे या ये वाजिब था कि वो देखो पॉपुलर हैं देश में इतने? ये ना तो कोई पॉलिटिकल बात है, एक जन नेता के ऊपर हम एक चर्चा कर रहे हैं।
इससे ये कोई साथी ये ना मान कर चला कि भाई ये पॉलिटिकल भाषण है। हाँ हम तो जो एक आपने क्वेश्चन कराया कि भाई चौधरी देवीलाल इतने महान नेता थे, हाँ तो उनकी जो नीतियां थी, उनके जो विचार थे, हम तो उस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये तो चौंकाने वाली बात तो स्वाभाविक थी। मैं ये बता कर चलता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश, एक आदेश के ऊपर पूरा हरियाणा प्रदेश बंद हो जाया करता चौधरी देवीलाल के। ये कह दिया ना कि भाई पेड़ काट दो, सड़क पर गेट दो, रास्ते जाम, तो टोटल हरियाणा में मक्खी भी उड़ के नहीं जाया करती। इस किस्म का जाम, लोग इतने दीवाने थे उस समय पर उनके। एक हकीकत के एक मास लीडर जिसे बिल्कुल, कह सकते उनसे हैं। बड़ा मास लीडर मैं नहीं मानता कोई, शायद किसानों के प्रति। चौधरी छोटू राम जी थे, चौधरी चरण सिंह जी थे, उसके बाद में अगर कोई आए तो वो चौधरी देवीलाल जी थे। वो केवल यहाँ से नहीं, आप इस बात को नोट कर लो ना, एक व्यक्ति 3-3 जगह से चुनाव लड़ रहा है, 2-2 जगह से जीत जाता है। अब वो समय जब विपरीत आया तो चलो वो तो राजनीतिक परिस्थितियां, भाई चुनाव में हार भी होती है, चुनाव में जीत भी होती है, लेकिन असली नेता वो थे क्योंकि लोगों के दिल के अंदर जगह जो थी ना। चौधरी देवीलाल ने इतनी बड़ी रैली कर दी, कभी इतिहास में बताते हैं लोग, चाइना के अंदर उस लेवल की एक रैली हुई थी माओ की। माओ की। बड़े नेता हुए वो। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाने का फैसला पार्टी ने कर लिया। ठीक। कौन सी पार्टी थी उस वक्त? लोकदल थी। लोकदल। चौधरी साहब मुख्यमंत्री होते थे, चौधरी देवीलाल जी। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो उनको कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी से खतरा था, और वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली के वोट क्लब पर वो रैली हो। तो चौधरी साहब को बुलाकर उन्होंने बहुत सख्त लहजे में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है, और फिर उनको तो इस बात का ना पता था ना कि यो शख्स भी चौधरी देवीलाल है। तो उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ये मत भूलो, आप मुख्यमंत्री हो एक प्रदेश के, और मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। एक सेकंड के बगैर चौधरी देवीलाल खड़े हो गए, एक सेकंड की आवाज़ में ये कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, किसान पहले हूँ। मैं किसान नेता के जन्मदिन को 200% मनाऊंगा। और वो मनाया, और वो पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में तो इतना बड़ा जन सैलाब हमने नहीं देखा। मैं अगर ठीक हूँ तो 79 के आसपास की ये बात है। तो चौधरी साहब ने वह रैली करी, और रैली कर कर फिर ये बता भी दिया कि हम रैली भी करते हैं। और आज की राजनीति के मारे कैसे नेताओं मैं अपने ऊपर रखूंगा, दूसरे पे क्यों कहूँ। वो एक सेकंड में चौड़े पाँ कर दें, अगर मुख्यमंत्री भाई चाहिए, मैं तो कुछ नहीं चाहता। लेकिन उस महान शख्सियत ने एक सेकंड के अंदर खड़ा होकर ये कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, मैं किसान पहले हूँ, मेरी सरकार कल जाती अभी चली जाए। सख्त लहजे में चौधरी देवीलाल भी कहेगा अगर उन्होंने वो रैली करी चौधरी चरण सिंह की। अनेक बार वोट क्लब पे इतनी जनता पब्लिक इकट्ठी होगी थी कि आप उस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तालकोटोरा स्टेडियम से लेकर कर वोट क्लब और टोटल दिल्ली, सीआईडी वालों ने ये कह दिया था कि भाई दिल्ली के अंदर कहीं भी बैठने की जगह नहीं है, इतने लोग। और जब तो अपने साधनों से गए थे, आज तो लोग टैक्सी कर लेते हैं, किराए पे पार्टियां भी दे देती हैं। उस टाइम पे तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, शायद ही किसी घर में कोई ट्रैक्टर बचे और चौधरी देवीलाल के एक आह्वान के ऊपर, नहीं तो ट्रैक्टरों से रैली में गए थे। तो ये तो चीज़ प्रदर्शित करती है ना कि चौधरी देवीलाल महान शख्सियत थे। क्योंकि नेता के जो कर्म होते हैं ना, जनता उन कर्मों को देखती है प्रवीण जी। क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा, ये मैं नाम लूँगा तो प्रवीण जी ठीक नहीं है, जो हरियाणा हिंदुस्तान की राजनीति में शिखर पर भी जो लोग चले गए ना, उनको वो देन चौधरी देवीलाल की थी। हिंदुस्तान की राजनीति की इतिहास में अगर आप झांक करके देखोगे, चाहे आप लालू प्रसाद यादव को ले लो, उनको बेटे खुद बोलते हैं खुद कहा उन्होंने कि हमें चौधरी देवीलाल जी ने बनाया। वो कास्टिज्म वाली बात नहीं करी। नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, मतलब अनेकों इतने चेहरे थे अब जिनको चौधरी देवीलाल ने प्रमोट कर करके हिंदुस्तान के राजनीतिक शिखर पर पहुंचाने का काम किया। हरियाणा की राजनीति ले लो आप, देश की छोड़ दो। हरियाणा की राजनीति में आज भी जो विधानसभा में बैठे हैं उनमें मैक्स मिनिमम मेरे ख्याल 20-30% आदमी आज भी चौधरी देवीलाल की पाठशाला में पढ़े हुए हैं। और कुछ एक साथी रईसे हैं जो चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री रहे, उसका लाभ आज तक लेकर एमएलए बनते जा रहे हैं। डॉक्टर रघुवीर कादियान, डॉक्टर रघुवीर कादियान जी हैं, आनंद सिंह डांगी जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, और भी बहुत हैं। हाँ पहलवान जी, आज आपको नजर आता है कि हरियाणा में आज ऐसा कोई मास लीडर या ऐसा कोई राजनेता
जो इतना रुतबा रखता हो कि देश भर की राजनीति में जैसे चौधरी देवीलाल सरीखे या उस स्थान पे कोई पहुंचने की काबिलियत मानते हैं किसी में है आज के नो, दिन? ऐसे ऐसे इंसान तो प्रवीण जी कभी सदियों में कोई आदमी जन्म लेता है जिसने ना परिवार को देखा, ना एक बार जेलों में गए, संघर्ष किया, लोगों के बीच में रहे, लोगों के हितार्थ और रक्षार्थ ने काम करे, कभी ये नहीं देखा ना प्रवीण जी। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? बनाने को तो लोग कुछ भी बात बना सकते हैं, लेकिन जब हाउस के अंदर एक आदमी का नाम भारत के प्रधानमंत्री के लिए मनोनीत कर दिया जाता है और पूरा हाउस उस बात पर सहमत होता है और खड़ा होकर के ये कह देता है कि नहीं भाई मैंने वादा करके आया हूं, मैं ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी व्यतीत हुए और चौधरी देवीलाल ने ये क्यों किया, लेकिन क्योंकि चौधरी देवीलाल पूरे हरियाणा प्रदेश से देश नहीं बदला जाता, उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र जहाँ जहाँ वो गए तो लोग उनको देखने आया करते, क्योंकि उनके फैसले से तो जो पेंशन पास डंडा बज रहा है सरकारों का, वो पेंशन भी देने चौधरी देवीलाल की उन्होंने शुरुआत की थी। और जबकि चौधरी वंशीलाल ने यह कह दिया था कि चौधरी देवीलाल जी तो आपको बेकार हैं, अगर पेंशन होती तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ही नहीं कर देता। तो चौधरी देवीलाल ने एक बात कही थी, छूटते निमला में भेड़ चराने नहीं जा रहा, मैं कानून बनाने जा रहा हूँ, लिख दूंगा बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये लागू, नीचे 10 तक मारूंगा खींच के चौधरी देवीलाल, और वो हुआ, वो लागू हुए। और चौधरी देवीलाल की नीतियों का अगर अनुसरण करोगे तो ये क्वेश्चन शायद विधानसभा में भी अब की बार उठा था। हरियाणा एग्रो होती थी एक, जिसके तहत किसान को ट्रैक्टर के ऊपर अगर आप प्राइवेट डीलर से ट्रैक्टर लेते थे या फिर आप एग्रो से लेते थे तो 25-30 हज़ार रुपये का फर्क था। टोटल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट थे, वो चौधरी देवीलाल की देन थी। और आज सरकार जो किसानों का एक बैंक होता था, लैंड मॉर्गेज बैंक, कहाँ है वो बैंक? वो बंद पड़े, कर्मचारियों का तनख्वाह नहीं है। मेन जो बैंक होता था किसानों का वो लैंड मॉर्गेज बैंक या कोऑपरेटिव बैंक होता था। आज तो नेशनलाइज बैंक जितने वो आ गए मार्केट में। लेकिन सरकार को मैं तो विनती करूंगा कि इस सहकारिता मंत्री से भी ये प्रार्थना करूंगा कि इस बैंकों की दशा सुधारने के लिए कोई ना कोई प्रयास करे जाएं, ताकि किसान को कर्ज लेने में भी आसानी और उनका ब्याज भी लिमिट के हिसाब से था। बहुत बहुत शुक्रिया पहलवान जी थैंक जानकारी के लिए। थोड़ा सा हम लोगों ने ये इंटरव्यू जो ये चर्चा थी थोड़ा सा आउटसाइड रख दिया, तो शाम का वक्त है तो थोड़ा सा रोशनी है वो भी कम है, लेकिन कितनी बेहतरीन इतिहास की जानकारी है जो पहलवान जी ने बताई है। और वो ट्रैक्टर कौन सा था? डेविड ब्राउन। जिस तरह उस ट्रैक्टर का बताया कि चाइना से लाके डेविड ब्राउन ट्रैक्टर था, पूरे हरियाणा के जो किसान थे उनकी फसल को जोतने का काम उस वक्त है वो किया गया था। ऐसे राजनेता थे। और पहलवान जी मानते कि माओ के बाद कोई अगर एक जेन्युइन मास लीडर हुआ है तो वो चौधरी देवीलाल है, वो होते थे। और एक किस्सा ये बताया कि जब मुंबई अधिवेशन में गए हुए थे तो जैसे घूम रहे थे तो एक टैक्सी ड्राइवर ने ये बोला कि आपने चौधरी देवीलाल को हरा दिया, आप समुद्र में डूब के क्यों नहीं मर जाते हैं। मतलब इतने बड़े राजनेता थे कि मुंबई के एक टैक्सी ड्राइवर को, एक आम आदमी को भी किसी नेता की या हार या जीत से है वो फर्क पड़ रहा था। तो उनका कद दर्शाता है इस तरह की जब बातें आती हैं। शुक्रिया।